ससुराल गए हुए लगभग 1 साल के आसपास हुआ था। दामाद अपने ससुराल जो कि जाता है और ससुराल में उसकी एक विधवा सास थी और ससुराल में कोई नहीं था। सास अभी बहुत उम्र की नहीं थी, लगभग 40 के आसपास रही होगी। दोस्तों, ससुराल काफ़ी दिन गए हुए हुआ था, जो सोचा कि होके आते हैं, क्योंकि जो दामाद था वह शहर में रहता था, जिसके चलते ससुराल बहुत कम जा पाता था। ससुराल पहुंचता है। उसकी सास जो थी उसका बहुत आवभगत करती है। सास उसकी दिखने में ही बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था कि मानो अभी वह 28-30 साल की हो। आपने आपको इतना मेंटेन ईश्वर वाकई सुंदर आपको दी है। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और शाम हो जाता है। वो घर के लिए आने को तैयार होता है तो उसकी सास कहती है, इतने दिन बाद आए हो, कम से कम एक रात तो रुकाओ जाओ। वह कहता है कि नहीं, बहुत दिन बाद आया हूँ, घर परिवार के साथ रह लूँ, बच्चों के साथ वक्त बिता लूँ। सास कहती है कि घर परिवार के पास तो रोज़ रहोगे, आज मेरे साथ रहो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, जिसको देखकर तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। उसे लगा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होगा। वो बोले कि नहीं, आप परेशान ना हो, व्यर्थ में पैसे मत बर्बाद करो। वो कहती है कि बात पैसे की नहीं, तुम बस तो रुक तो जाओ, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम दोबारा जाने का नाम नहीं लोगे। वो बड़ा सामंजस्य में फंस जाता है कि ऐसी कोई सी व्यवस्था करके रखी है कि जिसके बाद मैं जाने का नाम ही नहीं लूँगा। वह व्यवस्था देखने के लिए रुक जाता है और कहता है, चलो ठीक है, आज आपकी व्यवस्था देखते हैं। दोस्तों, शाम होती है, दोनों खाना पीना खाते हैं, एक ही कमरे में दोनों सो जाते हैं। टीवी लगी होती है, कुछ देर तो टीवी देखते हैं, लेकिन उसके बाद मन में बातचीत चल रही होती है कि जो व्यवस्था की बात करी, ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ये व्यवस्था मिलेगी मुझे कब, यही सब सोच रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसकी कल्पना उसको नहीं रहती। आइए जानने का प्रयास करते हैं, होता है क्या उसके साथ। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन दबा दें। और किस शहर से यह हमारा स्टोरी कहानी देख रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था उसका लिस्ट हमारे पास है, मैं जल्द ही उसका नाम लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी को आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, फुल मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल यादव आज के लिए जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ, घटना के मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर की यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीता होता है। उसका उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास रही होगी। दिखने में बेहद खूबसूरत। इनके जो पति थे एक सरकारी नौकरी में थे और जो हैं एक्सपायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद इसकी आधी पेंशन उसको मिलती थी, उसी के उसका गुजर बसर चलता था। सुनीता की एक बेटी थी जिनका नाम अनामिका था। अनामिका की शादी दीपक नाम के एक लड़के से हो जाती है। दीपक प्राइवेट में जॉब करता था, वह शहर में कमाता था। उसके साथ उसकी पत्नी अनामिका जो शहर में रहती थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहीं न जो पुनीत थी, उम्र तो लगभग 50 के आसपास हो चुकी थी, लेकिन खूबसूरत शरीर की बनावट ऐसी थी कि जैसा लगता मानो 32-34 साल के आसपास हो। उसको देखकर कोई यह आभास नहीं लगा सकता था। दोस्तों,
इतना ईश्वर का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा उसके पास था। इतनी खूबसूरत थी कि उसके पास की आज भी लोग, जो व्यक्ति उसके पास देखता उसके साथ कुछ पल बिताना ही सोचता था। लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि इंसान का मन कब बदल जाए कोई पता नहीं होता। उसके मन में क्या ख्याल कब बैठ जाए किसी को कल्पना नहीं रहती। कुछ ऐसा ही सुनीता के साथ होता है। दरअसल सुनीता का जो दामाद था शहर से गांव वापस आता है और वापस आने के बाद सोचता है कि जा कर के अपनी सास से मिल आए। काफ़ी दिन हो गया था, लगभग 1 साल के आसपास, क्योंकि परिवार शहर में रहता था। जो जब गांव आता था तभी जाता था, नहीं तो फ़ोन पर हालचाल ले लिया करता था। यूं ही सिलसिला चलता रहता है था। उसके बाद दोस्तों दीपक पहुंच जाता है अपने ससुराल, तो उसकी सास अनामिका बहुत प्रसन्न होती है। उसको देखकर उसका आवभगत करती है, बहुत अच्छी से देख रेख करती है। चाय नाश्ता पानी जो सब कुछ उसके लायक होता है वो सब कुछ करती है। काफ़ी देर तक दीपक वहाँ रहता है। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है दीपक कहता है कि अब मुझे घर जाने है, आज्ञा दीजिए। तो कहती है बेटा, एक तो इतने दिन बाद आए हो, इतना जल्दी क्या, एक दिन मेरे पास ठहर जाओ, बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे भी जब यहाँ से जाते हो तो शहर तो 1 साल 1.5 साल वापस आते हो। तुम तो जानते हो कि मेरा कोई नहीं है, बस तुम्हारे ही सहारे हम जिंदा हैं। पता नहीं कब आँखें मूंद जाएं, किसी को क्या भरोसा। तो दीपक कहता है कि ठीक है, आता जाता रहूँगा, घर परिवार भी है, माई बाबूजी हैं, उनका भी देख रेख करना है, सबको एक दूसरे से आशा रहती है। वो कहती हैं ठीक है, लेकिन रुक जाओ, मैं कह रही हूँ आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ज़रूर करूँगी इंतज़ाम। कहता है कि पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो व्यवस्था आपने किया है बहुत अच्छा व्यवस्था था। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपने मन में कोई ऐसी गलीन न महसूस करिए कि मुझे कुछ अच्छा न लगे। वो कहती है कि नहीं रुक जाओ, मेरी इच्छा है और मैं तुम्हें इतना रोक रही हूँ। इसके पीछे कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है, तभी मैं तुम्हें इतना रोक रही हूँ। दोस्तों उस दिन पता नहीं सुनीता तो क्या हो गया था, उसके मन में उसके दामाद था, उसको लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो सिर्फ सुनीता समझ रही थी। उसके बार बार दबाव और स्पेशल व्यवस्था को बात करके वो अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रही थी। और धीरे धीरे करके दीपक जो था उसकी बातों में आ भी जाता है। सोचता है कि चलो देखता हूँ इनका क्या आज स्पेशल है, बार बार कह रहे हैं तो रुक जाता हूँ, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। दीपक अपनी पत्नी अनामिका को फ़ोन कर देता है और कहता है कि ऐसा करो कि आज मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, आज तुम्हारी माँ जी के साथ रहूँगा और बार बार रोक रही हैं तो आना ठीक नहीं है। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, अगर बार बार कह रही हैं तो दोस्तों अब रुक जाता हूँ। शाम होती है, धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास वक्त हो जाता है। सुनीता खाना पीना अच्छे से बनाती हैं, मार्केट जाती हैं, कुछ स्पेशल चीज़ लेकर के आती हैं, पनीर वगैरह वो सब कुछ बनाती हैं और बनाने के बाद अपने दामाद को खूब अच्छे से खिलाती हैं। दोस्तों भरपेट खाते हैं और उसके बाद कमरे में जाते हैं जहाँ टीवी लगी होती है, उसी में बेड पर होता है। तो सुनीता कहती हैं कि आओ जाओ, आज यहीं सोते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। उसको कोई परहेज नहीं था सोने में। कहता है ठीक है, जैसे इसकी इच्छा है। वह उस बेड पर सो जाता है। थोड़ी देर में सुनीता सारा काम घर का निपटा करके आती है, उसके बेड पर लेट जाती है। दोनों कुछ देर तक टीवी देखते हैं। उसके बाद बीतता जाता है, लगभग 10 बज जाते हैं आसपास। कहीं ना कहीं दीपक को नींद आ रही होती है। उसे लग रहा था कि यार खाना पीना तो हो गया, सब कुछ हो गया, इतनी स्पेशल व्यवस्था समझ में नहीं आई क्या स्पेशल व्यवस्था है, या जो कुछ बनाया है स्पेशल ही था। अब कुछ हो, अब तो कुछ हो गया होता। उसे जो कुछ होने वाला था उसका अभ्यास कतई नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है।
उसके बाद दोस्तों सुनीता कहती हैं कि चलो काफ़ी रात हो गई है, लाइट बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। दीपक कहता है ठीक है। सुनीता उठती है, लाइट बंद कर देती हैं, कमरे में अंधेरा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सुनीता को भी नींद आ रही होती है और साथ ही साथ दीपक को भी नींद आ रही होती है। दीपक की आँखें जो सपने में चल रहे थे स्पेशल व्यवस्था वाली, सुनीता को लग रहा था कि शुरुआत कैसे करें। यह सारी बातें उसके मन में चल रही थी। अचानक से सुनीता सोने का नाटक कर लेती है और नाटक करने के बाद एक अजीब सी खर्राटे लेने लगती है, जो कि दीपक को लगा कि यार सो गई है। दीपक सोचता है कि चलो कुछ हुआ, एक रात तो की बात है। वह मन मार कर सोने का प्रयास जैसे करता है, हल्की सी नींद लगी होती है। तभी सुनीता जो हाथ होता है उसके कमर पर पहुंच जाता है और सुनीता उसको अपनी ओर खींच लेती है। वो सोचा कि नींद में है, इसी वजह से इनका हाथ मेरे ऊपर आ गया। उसका हाथ उठा के पीछे कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद सुनीता फिर उसके हाथ पहुंचा जाते हैं उसके कमर पर। फिर उसके बाद हाथ के पीछे कर देता है। 3-4 बार ऐसा मर्तबा होता है। एक बार सुनीता अपना हाथ उठाकर ऐसी जगह रख देती है जहाँ अचानक दीपक दंग रह जाता है। उसकी आंखें थोड़ा बहुत नींद में थी और टक से खुल जाती हैं। उसके बाद सब क्या, और जैसे ही हाथ उसका बाहर प्रयास करता है, सुनीता अब दूसरे हाथ करने का प्रयास करती। सुनीता अब दूसरे हाथ का उसका पकड़ लेती है और कहती है अब बस रुक जाओ, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, बार बार हाथ हटा रहे हो। इवा कहता है मैं सब गलत है। वह भी उसके साथ अपना हमारा रिश्ता मानो, एक माँ बेटे का रिश्ता है और इस रिश्ते को शर्मसार मत कीजिए, जिससे समाज ऐसा कोई धब्बा लगा दे, कलंकित कर दे कि एक दामाद एक सास। वो कहती है सब हम बातें नहीं मानते टापी पर, अभी जो उसको देखा वो कहता है। सुनीता कहती है कि जब एक बात बताओ, अभी यह उम्र मेरी है, इस उम्र में मुझे जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती है और उस उम्र में विधवा हो गई हूँ। यदि मैं यही चीज़ किसी और के साथ करूँ तो तुम लोगों को जानकारी होगी तो कितनी बुराई बेइज्जती होगी। यदि मैं अपने मन को मार कर बैठूँ हूँ और इस मन को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ तो उसमें गलत क्या है, इसमें बुराई क्या है। उसको समझाने का प्रयास करती है और दीपक था कि उसके मन में ये सब बातें खुश नहीं थी, लेकिन सुनीता को बार बार छेड़ रही होती। यह स्पर्श कहीं ना कहीं दीपक को भी जाता है। सुनीता को हाथ ऐसी जगह देती है, देखती है दीपक पूरी तरह से तैयार है। सुनीता दीपक से कहती है कि बस एक रात की बात है और एक रात हमारी तुम्हारी होनी चाहिए। इस रात को जो है मत गवाओ, इसलिए तुम्हें रोका था और यही व्यवस्था स्पेशल थी, इसके बारे में तुमसे कहा था। मैं काफ़ी देर सोचती रही, फिर जब कभी आओगे अवसर तो मैं अवश्य दूंगी, लेकिन तुम इतने दिन बाद आए, लगभग 1 साल हो गए। अगर मैं किसी और के साथ तुम्हें पता चलता तो दोस्तों किसी न किसी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके अभी जैसे ही होता है वो अपनी आकर्षित बन लेती है। इसके बाद दीपक पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता। सुनीता कहती है बस 10 मिनट का, उसके बाद काम खत्म। दोस्तों सुनीता अपना पूरा दबादब बना चुकी थी दीपक के ऊपर। दीपक मना करने के बावजूद भी पूरे शरीर को ढीला कर देता है। उसके बाद दोस्तों वह सब कुछ करने लगती, जिसकी कल्पना दोस्तों किसी को नहीं रहती। यही रिश्ते को संसार करने का एक असर नहीं छोड़ती। सुनीता और दीपक था, इन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद दोस्तों उस रात लगभग 3-4 बार आसपास बनता है। सुनीता पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। संतुष्ट होने के बाद दीपक कहता है लगभग मेरी 10 साल के आसपास जो भूख थी और तुमने शांत कर दी। तुम्हारे ससुर जी जो गए थे 10 साल हो गया, मैं 10 साल से विधवा के रूप में जी रही। एक विधवा का जीवन क्या होगा, जिसके दिल पर क्या गुजरती है वह केवल महसूस करता है। विधवा न तो सर उठा के जी सकती है, न किसी पुरुष की तरफ देख सकती है, या किसी पुरुष के उसके घर में किसी काम से आ जाना होगा तो लोग उलझने 25 मिनट की बातें सोचने लगते हैं। सबको मैंने बचा के रखा। मैंने कभी किसी से साथ शेयर नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्या मेरे लोगों में 1 साल सब चीज़ें चलता रहा। इसके बाद बैठी थी। मैंने कभी किसी पराये पुरुष की तरफ देखा नहीं, या वो सोचता था कि इस चीज़ों की ज़रूरत पूरी करूँगी तो किसी व्यक्ति की पूरी करूँगी अपना। यह बात किसी दबी नहीं। कहीं ना कहीं प्रयासों सुनीता पूरी तरह से दीपक से प्रेम जाल में होता है।
माया जाल होता है, इसको छोड़ चुका था। दीपक उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मन ही मन अफसोस कर रहा था, यार ये सब जो हुआ साथ में आनंद हुआ, लेकिन ये एक्सपीरियंस था, यह सब चीज़ें दीपक को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीपक इसके बाद बीच में संबंध बना। दीपक कहता है कि मुझे गिलानी साथ साथ आपके अच्छा अनुभव भी दिया। आपके साथ जो पल मैंने बिताए हैं वो सुख मिला, वाकई बहुत अच्छा था। इतना सुख तो अपनी बेटी नहीं की। आप कम से कम कुछ सिखाएं जिससे आप हमारे बीच में कुछ रिश्ते को आनंद में। वो कहती है, देखो मैं माँ हूँ, सारी चीज़ें नहीं सिखा सकती। जैसे तो सुनीता और दीपा के बीच संबंध यहीं से चलने लगता है, और जब भी दीपक आता था अपनी सास के पास जरूर जाता था। अब दोनों में फ़ोन पर बातचीत होती थी। जो बात 10 से 15 मिनट में होती थी अब वह घंटों होने लगी थी, क्योंकि बात के साथ साथ कुछ और सारी बातें हुआ करती थी। पत्नी को पता नहीं था कि मेरी माँ मेरे पति के साथ गलत काम कर रही हैं। यह बेखौफ काम चलता रहता है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि जो बात अगर कभी होती है उसका खुलासा कभी न कभी सुनिश्चित है। विशेष करके यह ऐसे काम है, इसका खुलासा हो ही जाता है। दीपक और उसके साथ बहुत फ़ोन पर बातें करते थे। दीपक के अंदर एक बहुत बड़ा ऐप था, वो चाहे जिससे भी फ़ोन पर बात करता था उसके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग जरूर चालू हो जाता था। जब अपनी सास से बात करता था तो सारी कॉल रिकॉर्डिंग होती रहती थी। एक दिन दीपक का मोबाइल उसकी पत्नी अनामिका देख रही थी। अचानक वो कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास पहुंच जाता है और कॉल रिकॉर्डिंग होती है। उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कोई शब्द नहीं था जो न रहे। इतनी भयानक कॉल रिकॉर्डिंग जिनको सुनकर अनामिका दंग रह जाती है और दीपक को बुलाती है। दीपक आता है। दीपक तब तक नहीं समझ पाता आखिर यह गुस्सा क्यों बुला रही हो। दीपक कहता है कि मानो क्या बोल दिया कि गुस्से में हो गई। वो कहती है, बोलो तो कुछ ना कुछ, लेकिन तुमने किया वो सरासर गलत है। वो बोला कि ऐसा क्या, और रिकॉर्डिंग ऑन करके देती है। जैसे दीपक अपनी सांस की आवाज़ सुनता है वह दंग रह जाता है। उसे लगता कि हे भगवान, यह आफत कहाँ से फाट पड़ी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि यह सब यहाँ तक पहुँच जाएगा। कभी फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशन को रखा था जहाँ पर पहुँचना मुमकिन था, लेकिन आदमी हाथ कब आ जाए किस जगह कोई भरोसा नहीं है। दोनों में दोस्तियों महाभारत शुरू हो जाती है, और यह महाभारत एक ऐसा विकराल रूप ले लेती है कि बात दोनों के बीच में अलगाव तक किया जाता है। अब इन दोनों के मामले जैसे ही दीपक की सास सुनीता को फ़ोन आता है, वह अपनी बेटी को खूब बुरा भला कहती है और कहती है, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई। उसके दामाद के साथ सब कुछ करने पर बेटी पर घर उजाड़ लगी। उसकी माँ कहती है कि जो हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो। लेकिन जो दोस्तों अनामिका थी वह काफ़ी तेज़ तर्रार थी। एक दिन फेसबुक पर लाइव आती है और लाइव आने के बाद फेसबुक पर दोस्तों माँ और अपने पति की सारी करतूतें बयां कर देती है। वीडियो काफ़ी तेज़ वायरल होती है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख होंगे। उसके बाद दोस्तों यह पूरी घटना ऐसी मोड़ लेती है, ज़िंदगी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कोई फैसला लेने के लिए समझ में नहीं पा रहा था कि फैसला किधर जाऊं, क्या करूं। बाद में सुनीता कहती है कि असल में दामाद की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है उसकी माँ की है। मैं तुम लोगों से रिश्ता ख़त्म कर देती हूँ। आप लोग बुरा समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दामाद जी बहुत अच्छे हैं। तुमको ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा। उसके साथ छोड़ दोगी, उसके साथ नहीं रहोगी तो तुम्हें ज़िंदगी में भटकने ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। उसको किसी तरह से समझाती है। उसके बाद दोस्तों जब अनामिका पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है इसके दामाद की गलती यानी दीपक की गलतियाँ सिर्फ उसकी माँ की, तो दोनों किसी न किसी तरह साथ रहने लगे। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनी, जो रिश्ते जाना उसकी माँ के बारे में, दिमाग तो फट ही गया। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो समाज में होती रहती है, लेकिन दोस्तों कलंकित करने का कोई असर नहीं छोड़ा सुनीता और दीपक ने किया, जो हमें सावधान रहना चाहिए और जगह रहना चाहिए। आज का जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। व्यक्ति का दिमाग कब डाइवर्ट हो जाए। तो कहानी सुनने का मकसद कि किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी के दिल को दुखाना नहीं, सिर्फ सावधान करना
साहस करना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त राहुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।